आज हम कक्षा 10 का पहला अध्याय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया संस्कृत में इसको धातु कहेंगे। अब किसे कहते हैं क्रिया? क्रिया की परिभाषा हो गई, जिन शब्दों से किसी कार्य का होने या करने का बोध अर्थात ज्ञान होता हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना संस्कृत में खाद, जाना संस्कृत में गम धातु आदि। उदाहरण हो गया रमा खाना खाती है। दूसरा हो गया रमेश जाता है। अब हो गई क्रियाएं खाती और जाता। अब है धातु, अर्थात हिंदी में क्रिया हो गई। क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख हो गया लिखना, पढ़ हो गया संस्कृत में, हिंदी में हो गया पढ़ना आदि। इन्हीं धातुओं से क्रियाएं बनाई जाती हैं। उदाहरण हो गया लिख का लिखना, सीता लिखती, सीता लिखती है। लिखती क्रिया हो गया। दूसरा है पढ़, पढ़ना, रमा पठती, पठती क्रिया हो गया। रमा पढ़ती है। अब क्रिया के बारे में हम जान चुके हैं। अब क्रिया के भेदों का हम अध्ययन करेंगे।
क्रिया के भेद। इसके दो भेद होते हैं। पहला, कर्म के आधार पर। दूसरा हो गया संरचना के आधार पर। अब पहला भेद, कर्म के आधार पर। इसके दो मुख्य भेद हो गए। पहला, सकर्मक क्रिया। दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया की परिभाषा हो गई, जो क्रिया सदैव, हमेशा कर्म के साथ आती है। कर्म अर्थात जो कार्य हम करते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, जैसे युवराज नाम हो गया, रोटी खाता है। इसमें खाना क्रिया के साथ कर्म रोटी है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब दूसरा भेद है कर्म के आधार पर। दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अब किसे अकर्मक क्रिया कहते हैं? इसमें एक बात और भी है। इसमें उद्देश्य स्पष्ट है कि युवराज रोटी खाता है। हमें पता चल रहा कि युवराज यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। अगर खाली होता युवराज खाता है, क्या खाता है, कर्म स्पष्ट नहीं होता, तभी अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता। अब दूसरा भेद हो गया अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कर्म का बोध अर्थात ज्ञान नहीं होता है। इसका ज्ञान नहीं होता है तथा उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अर्थात कर्ता यानी कार्य करने वाला, जो कार्य करता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है,
कि यह अकर्मक क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, कर्म का अभाव होता है, अ का अर्थ ही होता है नहीं। जैसे उदाहरण, योगेश गाता है, इसमें कर्म का अभाव तथा गाता है क्रिया का प्रभाव योगेश पर पड़ता है। इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अगर होता कि योगेश गाना गाता है तब यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता, लेकिन केवल ये है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, केवल योगेश गाता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया में सम्मिलित हो गया। अब दूसरा भेद जो हमने कहा था, क्रिया का दूसरा भेद, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इसके 5 भेद हैं। पहला हो गया सामान्य क्रिया। अब किसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे, इसमें वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तुम कूदो, केवल एक क्रिया है, कूदने का कार्य हो रहा है। दूसरा हो गया राजू पढ़ा, राजू ने पढ़ने का कार्य किया। अब दूसरी क्रिया हो गई रचना के आधार पर, दूसरा भेद हो गया। संयुक्त क्रिया, अब किसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे, इसमें संयुक्त का अर्थ ही है मिला हुआ, आपस में एक से अधिक क्रियाओं के साथ मिला हुआ। तो इसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाओं अर्थात धातुओं, संस्कृत में धातुओं हो गया, के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण हो गया, जैसे विमला स्कूल चली गई, विमला स्कूल चली गई आदि।
तीसरा भेद है इसमें नाम धातु क्रिया। अब किसे नाम धातु क्रिया कहेंगे? इसमें क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, दूसरे शब्द क्या हुए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये हम 9th में तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। से जो क्रिया या धातु, संस्कृत में होगी धातु, बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण हो गया अपना से बना, अपनाना। गरम से हो गया गरमाना आदि। चौथा भेद हो गया इसका प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जिसमें हम किसी की प्रेरणा पा करके कार्य करते हैं, जिसमें कर्ता माने कार्य करने वाला स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण पिलवाया, इसमें हो गया माँ ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाया आदि। पांचवा भेद हो गया पूर्वकालिक क्रिया, अब किसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे? जब कोई कर्ता एक क्रिया, एक कार्य को समाप्त करके क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हो गया वे सुनकर चले गए। पहले उन्होंने सुना, पूर्वकालिक क्रिया होगी, और उसके बाद चले गए।